नमस्कार, मैं डॉक्टर अनीता राय सिंघानी, एसोसिएट प्रोफेसर EAFM, गवर्नमेंट PG कॉलेज केकड़ी से आपका हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करती हूँ। बिजनेस इकोनॉमिक्स BCom पार्ट 1 के लिए आज जो चैप्टर मैंने तैयार किया है उसका नाम है इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड, कि मांग की लोच क्या होती है और मांग की लोच किस तरह जो है कार्य करती है, उसको आज हम स्टडी करेंगे। इस चैप्टर के अंतर्गत हम मांग की लोच के आशय और परिभाषा दोनों को हम पढ़ेंगे। जैसा कि पिछले चैप्टर में मैंने आपको बताया था कि मांग का नियम ये बताता है कि वस्तु के मूल्य में परिवर्तन होने से किस मांग की प्रवृत्ति किस दिशा में होगी, लेकिन मांग का नियम यह नहीं बताता था कि वस्तु के मूल्य में अल्प परिवर्तन होने से उसकी मांग में अधिक परिवर्तन क्यों होता है, जबकि अन्य वस्तु के मूल्य में उतने ही परिवर्तन का उसकी मांग पर कुछ प्रभाव नहीं होता है। इस आर्थिक घटना की व्याख्या करने हेतु मार्शल ने अर्थशास्त्र के नए क्षेत्र में एक नया विचार दिया, जिसे मांग की लोच का नाम दिया। लोच का अर्थ किसी वस्तु में घटने या बढ़ने की शक्ति होने से लेते हैं। जैसे उदाहरण के लिए रबड़ की लोचदार कहते हैं, क्योंकि दबाव पड़ने पर वह बढ़ जाता है व दबाव हटाने पर वह सिकुड़ जाता है। लोच दो बातों पर निर्भर करती है कि वस्तु का स्वभाव और उस पर पड़ने वाले दबाव पर। किसी भी वस्तु का स्वभाव लचीला नहीं है तो बहुत दबाव पड़ने पर भी कम बढ़ेगा। यही बातें वस्तुओं की मांग के संबंध में भी होती है कि कुछ वस्तुएं ऐसी होती है जो मूल्य परिवर्तनों की उनकी मांग पर बहुत अधिक असर पड़ता है, जबकि कुछ वस्तुओं की मांग बहुत कम प्रभाव पड़ता है। यदि किसी वस्तु की मांग पर मूल्य के परिवर्तन का अधिक प्रभाव पड़ता है तो उसे अर्थशास्त्र में लोचदार मांग, और यदि मांग पर मूल्य परिवर्तनों का कोई प्रभाव नहीं पड़ता है तो उसे बेलोचदार मांग के नाम से जाना जाता है। इसकी परिभाषाओं की बात करें तो प्रोफेसर मेयर की परिभाषा हम पहले पढ़ेंगे। उनके शब्दों में कहा गया है कि मांग की लोच कीमत में हुए थोड़े से परिवर्तन के प्रत्युत्तर में खरीदी गई मात्रा में होने वाले सापेक्षिक परिवर्तन की माप है, जो कि कीमत में परिवर्तन के में भाग देने पर आती है। इसी तरीके से बेनहम ने कहा है मांग की लोच के विचार का संबंध मूल्य में होने वाले छोटे से भी परिवर्तन का मांग की मात्रा पर पड़ने वाले प्रभाव से है। तो बेनहम की परिभाषा भी इसलिए ज़्यादा महत्वपूर्ण होती है। अब आता है कि मांग की लोच कितने प्रकार की होती है। तो मांग की लोच को मुख्य रूप से निम्नांकित भागों में बांटा जा सकता है। तो सबसे पहले हम पढ़ेंगे कि मांग की कीमत लोच क्या है। तो कीमत लोच के बारे में हम स्टडी करेंगे। मांग की कीमत लोच, इसे सिर्फ मांग की लोच का ही कहा जाता है। किसी वस्तु की कीमत में परिवर्तन के कारण उसकी मांग में जो परिवर्तन होता है उसे मांग की कीमत लोच कहते हैं। और मांग की कीमत लोच को कई बार फॉर्मूले के थ्रू भी कर सकते हैं कि मांग की कीमत लोच कैसे निकालते हैं, कि मांग की मात्रा में प्रतिशत परिवर्तन अपॉन कीमत में प्रतिशत परिवर्तन। तो मांग में यदि कीमत का भाग दे देंगे तो हमें मांग की कीमत लोच प्राप्त हो जाएगी। कीमत लोच की कई सारी श्रेणियां होती हैं। वस्तु की मांग में परिवर्तन की गति इसकी कीमत में परिवर्तन की गति की अपेक्षा तेज या धीमी हो सकती है। इस तरह विभिन्न वस्तुओं की लोच विभिन्न प्रकार की हो सकती है। कीमत लोच की 5 श्रेणियां जो है वो कौन कौन सी हैं उसको हम स्टडी करेंगे। कीमत लोच की जो श्रेणियां हैं उसमें पहली श्रेणी का हम अध्ययन करेंगे और उसे हम कहेंगे कि लोचदार मांग क्या होती है ना। पहली श्रेणी का नाम क्या है? लोचदार मांग। लोचदार मांग का अर्थ है जिस अनुपात में किसी वस्तु के मूल्य में परिवर्तन आता है उसी अनुपात में वस्तु की मांग में भी परिवर्तन आता है। माना किसी वस्तु के मूल्य में 20% परिवर्तन होता है तो उसकी मांग में 20% परिवर्तन हो जाएगा। लोचदार मांग की वक्र रेखा चित्र में प्रदर्शित की गई है। लोचदार मांग में मतलब बराबर बराबर ही परिवर्तन होगा, जितना दोनों में बराबर परिवर्तन होगा, मात्रा और मूल्य में। अब आता है अधिक लोचदार मांग। अधिक लोचदार मांग का मतलब है कि जब वस्तु की मांग में परिवर्तन उसके मूल्य में होने वाले परिवर्तन से ज़्यादा अनुपात में होता है तो उसे अधिक लोचदार मांग कहते हैं। विलासिता की वस्तुओं की मांग अधिक लोचदार हुआ करती है। इस बात को एक उदाहरण से भी समझा जा सकता है कि माना किसी वस्तु का मूल्य
40% वृद्धि होने पर उसकी मांग बल्कि 80% वृद्धि हो जाती है। तो यही लोचदार मांग होती है। अधिक लोचदार मांग का वक्र जो है नीचे गिरती हुई और होता है। इसके बाद आता है पूर्णतया लोचदार मांग। पूर्णतया लोचदार मांग का आशय होता है कि किसी वस्तु के मूल्य में परिवर्तन नहीं होता, अत्यंत सूक्ष्म परिवर्तन होने पर भी समस्त मांग में बहुत ज़्यादा वृद्धि या कमी हो जाती, तो इसे पूर्णतया लोचदार मांग कहते हैं। इस प्रकार मांग का वास्तविक जीवन में बहुत कम महत्व होता है। पूर्णतया लोचदार मांग का वक्र एक रेखा चित्र से भी आप बिल्कुल सीधी रेखा इसके लिए बनती है। इसके बाद आता है बेलोचदार मांग, कि जब वस्तु की मांग में परिवर्तन इसके मूल्य में परिवर्तन के अनुपात में बहुत कम होता है, तो उसे बेलोचदार मांग कहते हैं। अनिवार्य आवश्यकताओं की लोच इस प्रकार होती है कि बेलोचदार मांग की वक्र रेखा चित्र द्वारा भी हम प्रदर्शित कर सकते हैं। और इसी तरीके से आता है कि पूर्णतया बेलोचदार मांग क्या होती है। यह पूर्णतया बेलोचदार मांग के विपरीत होती है। जब किसी वस्तु के मूल्य में काफ़ी परिवर्तन होने के बाद भी इसके मांग में कोई बदलाव नहीं होता, तो काफ़ी सूक्ष्म परिवर्तन होता है, तो इसे पूर्णतया बेलोचदार मांग कहते हैं। यह मांग की लोच भी केवल काल्पनिक है और व्यवहारिक जीवन में इस तरह की लोच नहीं पाई जाती है। यह भी एक सीधी रेखा की तरह ही एक तरीके से प्रदर्शित होती है। अब दूसरा आता है कि मांग की आय लोच। अभी हमने पहले क्या पढ़ा, फर्स्ट कीमत लोच पढ़ा, फिर इसकी 5 श्रेणियां पढ़ी, और अब हम क्या पढ़ रहे हैं, मांग की आय लोच को स्टडी करें। कि किसी भी वस्तु की मांग में परिवर्तन उसकी कीमत में परिवर्तन से नहीं आता है, बल्कि उपभोक्ताओं में आय की कमी या वृद्धि भी वस्तु की मांग में कमी या वृद्धि को जन्म देती है। इस प्रकार उपभोक्ता की आय में आनुपातिक परिवर्तन से वस्तु की मांग में जो आनुपातिक परिवर्तन होता है उसे मांग की आय लोच कहते हैं। दूसरे शब्दों में अन्य बातों के समान रहने पर आय परिवर्तन के प्रत्युत्तर में मांग में परिवर्तन की मात्रा की माप ही मांग की आय लोच कही जाती है। मांग की आय लोच का आशय है कि मांग में प्रतिशत आनुपातिक परिवर्तन और आय में प्रतिशत आनुपातिक परिवर्तन इसमें आता है। मांग की आय लोच की प्रकृति अधिकांश वस्तुओं की मांग की आय लोच सामान्यतः धनात्मक होती है, अर्थात आय में वृद्धि होती है तो मांग में वृद्धि होती है, आय में कमी होती है तो मांग में भी कमी आती है। इस प्रकार आय और मांग एक ही दिशा में परिवर्तन की प्रकृति होती है, किंतु निम्न स्तर की वस्तुओं के संबंध में मांग की आय लोच ऋणात्मक हो जाती है। आय में वृद्धि से उस वस्तु की मांग में कमी और आय में कमी से उस वस्तु की मांग में वृद्धि की प्रवृत्ति हो सकती है। आय और मांग में विपरीत दिशा में परिवर्तन का संकेत देती है। इसके अतिरिक्त कभी कभी कुछ वस्तुओं की मांग आय में परिवर्तन के परिणाम स्वरूप अपरिवर्तित रहती है। ऐसी वस्तुओं की आय लोच जो होती है शून्य होती है। और मांग की आय लोच की श्रेणियाँ भी जो है कीमत लोच की श्रेणियों की तरह ही होती है। कौन कौन सी इसकी श्रेणियाँ हैं? पहली है कि मांग की अनंत आय लोच, कि जब उपभोक्ता की आय में परिवर्तन बहुत ही सूक्ष्म हो फिर भी वस्तु की मांग में अति परिवर्तन हो जाए तो मांग की अनंत आय लोच कहते हैं। इसके बाद मांग की आय लोच इकाई से अधिक, कि जब आय में आनुपातिक परिवर्तन की अपेक्षा वस्तु की मात्रा में आनुपातिक परिवर्तन अधिक होता है तो मांग की आय लोच इकाई से अधिक मानी जाती है। मांग की आय लोच इकाई के बराबर, कि जब आय में प्रतिशत परिवर्तन के अनुरूप मांग में भी प्रतिशत परिवर्तन हो तो मांग की आय लोच इकाई के समान हो जाती है। मांग की आय लोच इकाई से कम, कि जब आय में मांग आनुपातिक परिवर्तन से अधिक हो तो मांग की आय लोच इकाई से कम होती है। और मांग की शून्य आय लोच होती है। 5वीं श्रेणी है इसकी, कि इसमें आय में आनुपातिक परिवर्तन होने पर भी इसकी मांग में कोई परिवर्तन नहीं होता है तो मांग की शून्य आय लोच इसे कहा जाता है। अब ये मांग की आय लोच थी। इसके बाद इसका तृतीय तरह की जो है वो है मांग की आड़ी और तिरछी लोच, कि किसी वस्तु की मांग में परिवर्तन केवल वस्तु की कीमत या उपभोक्ता की आय में परिवर्तन के परिणाम स्वरूप नहीं होता, बल्कि उस वस्तु की संबंधित वस्तुओं की कीमत में परिवर्तन के परिणाम स्वरूप होता है। ऐसी संबंधित वस्तुएं या स्थानापन्न वस्तुएं या पूरक वस्तुएं हो सकती हैं। अतः मांग की आड़ी लोच किसी एक वस्तु की मांग में वह आनुपातिक परिवर्तन है जो दूसरी वस्तु की कीमत में परिवर्तन के परिणाम स्वरूप होता है। इसे नापने हेतु निम्नलिखित सूत्र का प्रयोग
कई सारे सूत्र का प्रयोग किया जा सकता है। जैसे एक फार्मूला मैं आपको बता भी रही हूँ कि मांग की आड़ी लोच इजिकल टू एक्स वस्तु की मांग में की जाने वाली मात्रा में प्रतिशत परिवर्तन अपॉन वाई वस्तु की कीमत में प्रतिशत परिवर्तन। तो ये क्या कहलाती है? मांग की आड़ी या तिरछी लोच कहलाती है। धन्यवाद। थैंक यू।